हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलगेट लर्निंग। सो जेकेपीएससी का लेक्चरर का एग्जाम यानी लेक्चरर 10+2 का एजुकेशन का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि 2016 में हुआ था जी। तो काफ़ी टाइम बाद अब वापस से ये पेपर होएगा। सो पॉइंट ये है, आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्वेश्चन पेपर किया वो थोड़ा सा हाई लेवल का आप मान सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए अगर तैयारी का स्तर रखा जाए, सो आप जो है कॉन्सेप्चुअल की बजाय फैक्चुअल पे भी ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फैक्चुअल डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले को हमें 120 क्वेश्चन को कवर करते हुए भी टाइम लग गया। ये आपके बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक क्वेश्चन, सटीक आंसर, दैट्स इट। ओके, सो आप मान के चल सकते हो थोड़ा सा कि फैक्चुअल होने के चांसेस हैं, सीधा सीधा पेपर आने के चांसेस हैं। सो प्लीज़ आप अपनी जो रिवीजन मैराथन है जो मैंने एजुकेशन के लिए ले रखी है उसको रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी सीधी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। ओके, और बाकी आपने नोट्स किए होंगे, और अगर पीवाईक्यूज जितने मैंने दे रखे हैं आप लोगों को कि 5000 प्लस पीवाईक्यूज आपको करने हैं, सो मोर देन इनफ हो जाएंगी चीज़ें अगर आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली तो। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलगेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बाकी ये क्वेश्चन पेपर नेट पीजीटी लेवल पे जहां पर भी एजुकेशन का सिलेबस है वहां पे ये अच्छे से हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी में। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है जी, फिलोसफी वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक है, लेटिन, पर्शियन या इंग्लिश वर्ड? तो कहाँ से डिराइव किया गया है? ये ग्रीक वर्ड से। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। तो आपने एजुकेशन गेन की है बट कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस होता, फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स्ड जगह होती, तो हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते। सो ये वाली कौन सी हो गई? ऑब्वियसली इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, थर्ड आंसर हो गया। Which of the following statement is not correct? Note about the relationship of philosophy and education. Philosophy provides the beam of educational application. Then है, education is the best means for propagation of philosophy. Philosophy is not the dynamic side of education is not the dynamic side of philosophy. यही चीज़ दिख रही है हमें, गलत है ये, क्योंकि एजुकेशन जो है वो डायनामिक साइड है फिलोसफी का। ये बात बहुत सारे फिलोसोफर्स ने भी बोली है, हमने खुद पढ़ी है बहुत सारी जगह। ओके, ऑल फिलोसोफर्स, ऑल ग्रेट फिलोसोफर ऑफ वर्ल्ड वुड हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी गलत है जी? थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ओके, इस तरह देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, और नेट में भी कई बार जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या यूपीएचसीएससी के एग्जाम में जो पेपर में आए हैं, सो वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी मैंने 5000 प्लस में क्वेश्चंस दिए प्लीज उनको प्रैक्टिस करके जाना। ओके, फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन। तो बच्चे का पहला स्कूल कौन होता है? सोसाइटी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, स्कूल होता है। तो फैमिली होती है जी। फैमिली सबसे पहले फैमिली आती है, पेरेंट्स आते हैं, तो वो सिखाते हैं बच्चे को। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिवील्स ऑल द वेरियस डिविजन्स ऑफ नॉलेज वर एज अ ब्रांच ऑफ। तो ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स, लॉजिक, फिलोसफी या फिर एपिस्टेमोलॉजी। तो हिस्ट्री, एजुकेशन की हिस्ट्री ये रिवील करती है कि नॉलेज से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग डिवीजन हैं या जितनी भी ब्रांचेज हैं वो किसका एक पार्ट माना जा सकता है या किसकी ब्रांचेज हैं बेसिकली वो। मान लो फिलोसफी से रिलेटेड, हम फिलोसफी आएगा इसका आंसर, इट्स लाइक फिलोसफी से ही निकली है सारी। सो फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, ओरिजिनेटर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इज, तो एपिस्टेमोलॉजी के ओरिजिनेटर एरिस्टोटल, प्लेटो, हिराक्लिट्स और या फिर एनेक्समिनस। तो ये आपका प्लेटो आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेन वाली चीज ही नहीं है। ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इजीएस्ट क्वेश्चन एवर अगर कोई दे सकता है तो एक्सियोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस वेयर, जहाँ पे बोथ स्कूल एंड एजुकेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, बोथ एजुकेटर एंड एजुकेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, हेडमास्टर एंड स्कूल इन्फ्लुएंस ईच अदर, टेक्स्ट बुक एंड एजुकेंट। तो ऑब्वियसली एक जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है उनकी तो बात हो रही है, तो एजुकेटर और एजुकेंट की बात हो रही है। सो ये जो है आपके इन्फ्लुएंस करेंगे एक दूसरे को। आंसर सेकंड हो गया। जॉन डुई ने बोला, जॉन एडम का ये पॉइंट ऑफ व्यू है बाइपोलर, जॉन डुई जो है वो ट्राइपोलर बोलते हैं प्रोसेस को।
ओके, 9th क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो 2016 के हिसाब से बहुत सीधे क्वेश्चंस हैं। अभी के हिसाब से आप देखो कुछ भी आ सकता है कि इसी को फॉलो अप करते हुए वो फैक्चुअल भी दे सकते हैं आपका पेपर इस बार वाला जो अभी होना है 5 अक्टूबर को 2025 में, और ये भी हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल आ जाए या दोनों का मिक्स आ जाए, तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो तो। ओके, सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपना राधा कृष्णन जी आ जाएंगे, सो डॉक्टर एस राधा कृष्णन फर्स्ट इनका आंसर हो जाएगा। थ्रो बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी लेड स्ट्रेस ऑन, महात्मा गांधी ने किसके ऊपर स्ट्रेस दिया है? सो इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स थ्रू आईसीटी और थ्रू क्राफ्ट, थ्रू बुक्स और बाय टीचर्स। तो देखो ये आई डोंट नो, जो आई थिंक किसी बच्चे ने तो मेल किया था वापस से, मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें ये सेकंड वाला आंसर दे रखा है। अब मुझे नहीं ध्यान नहीं है कि बाय मिस्टेक हुआ या क्या हुआ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप वीडियोस से प्लीज कंफर्म्ड रहें, ठीक है? कंफर्मेशन में मैं मान के चलती हूँ कि आपने वीडियोस पहले देखी हैं, ओके, या आप देख लेंगे अगर आपने पीडीएफ ली है तो। सो ऑब्वियसली क्राफ्ट वाला रहेगा जी आंसर, ठीक है? आईसीटी बुक्स या टीचर्स वाला नहीं रहेगा। टैगोर वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन एंड पोइट, रिफॉर्मर, सिविल सर्वेंट। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में करवाया था जेकेपीएससी वालों के लिए, पोइट हैं जी वो, ठीक है? Which of the following philosophy of schools regarded man as the center and measure of all activities? तो man को center में किसने रखा है? रियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म। आंसर आपका ह्यूमनिज्म आ जाएगा, ह्यूमन नाम से ही, यानी आपके फोकस ही ह्यूमन के एक्सपीरियंस पे, वैल्यूज पे, पोटेंशियल पे है, प्लेसिंग द इंडिविजुअल एट द सेंटर ऑफ इट्स कंसिडरेशन, ठीक है? सो ये ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन रहेगी। ऑब्वियसली नेचुरलिज्म में भी फोकस जो है वो मैन पे होता है, लेकिन नेचर पे ज्यादा होता है। ओके, रूसोज नेचुरलिज्म वाज अपोज्ड बाय द आइडिया दैट इज पार्ट ऑफ नेचर, आइडिया ऑफ फील्ड ट्रिप एंड एक्सपेरिमेंटेशन, आइडिया ऑफ मीटिंग एंड डिमांड ऑफ चाइल्ड एंड नॉलेज ऑफ द नेचर। सो रूसो का जो नेचुरलिज्म का आइडिया है दैट इज सेकेंड वाला आएगा, आइडिया ऑफ was opposed by idea of field trip and experimentation, क्योंकि ये एम्फसाइज करते हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से सीखना चाहिए बिना विदाउट स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस और इंटरवीन। फील्ड ट्रिप और इसमें पोटेंशियल है कि आप बेटर तरीके से, क्योंकि वो होता है ना आप इंटरफेयर कर रहे हो इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस के साथ। फील्ड ट्रिप या एक्सपेरिमेंटेशन जब भी होता है तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको ले जाया जाता है, ठीक है? बट उन्होंने बिलीव किया दैट चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड ऑर्गेनिकली। ओके, सो जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाद में आनी चाहिए, पहले आप ऑर्गेनिकली उनको एक्सपोज करो वर्ड से, बट यहाँ पे हम पहले इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बाद में एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है? सो पार्ट ऑफ नेचर, बच्चे की डिमांड के हिसाब से, एंड देन नॉलेज ऑफ द नेचर, ये चीजें ठीक है। ओपोज जो है वो फील्ड ट्रिप के आइडिया का हो जाएगा। ओके, which of the following institution was not related to Mahatma Gandhi? Tolstoy Farms, सेवाग्राम आश्रम, साबरमती, निर्मल हृदय। तो ये निर्मल हृदय है जी, निर्मल हृदय आपका आंसर रहेगा, क्योंकि ये मदर टेरेसा ने जो है एस्टेब्लिश किया था, होम फॉर द प्योर ऑफ हार्ट इसके नाम से जाना जाता है, 1952 में। मॉडर्न रियलिज्म इज प्रोपाउंडेड बाय विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई, जॉन लॉक और कैंट। तो देखो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, आते होंगे तो आते होंगे, नहीं तो नहीं आते होंगे। सो मॉडर्न रियलिज्म इज प्रोपाउंडेड बाय जॉन लॉक, ओके, क्योंकि जॉन ड्यूई को तो हम किस में पढ़ते हैं? प्रैग्मेटिज्म में पढ़ते हैं, रूसो को हम नेचुरलिज्म में पढ़ते हैं, तो ये चीजें आपको पता हों। अच्छा, विलियम जेम्स का बताइएगा, विलियम जेम्स जो हैं वो कौन सी फिलोसफी से रिलेट करते हैं? एनी बेसेंट, अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, was associated with थियोसॉफी मूवमेंट, साइकोलॉजी मूवमेंट, सोशियोलॉजी, फिलोसफी एंड एजुकेशनल। तो देखो एनी बेसेंट ऐसे तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आप जो है अगर आपने प्रीवियस ईयर किए होंगे तो थियोसॉफिकल मूवमेंट से रिलेट की हुई एनी बेसेंट कई बार जो है वो डिस्कस में आई है। सो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, इन द करिकुलम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, टीचर पे सेंटर, टीचर सेंटर में है, बच्चा सेंटर में है, ह्यूमनिज्म ऑक्यूपाइज द प्राइम पोजीशन, या फिर बी एंड सी की बच्चा सेंटर में और ह्यूमनिज्म प्राइम पोजीशन में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? बच्चा है सेंटर में, सेल्फ पे, बच्चे पे, उसके फ्रीडम पे, उसके ऊपर फोकस है। तो करिकुलम की जब आप बात करोगे तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम आपको नजर आएगा। प्रोग्रेसिविज्म इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ,
सो जॉन ड्यूई, रूसो, विलियम जेम्स या एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट तो हिस्ट्री से रिलेटेड या फिलोसफी सोशियोलॉजिकल जो हमने थियोसॉफिकल मूवमेंट की बात की उससे रिलेट करती है, तो ये तो नहीं होगा। विलियम जेम्स, रूसो और जॉन ड्यूई हमारे पास बचते हैं। रूसो नेचुरलिज्म से रिलेट करते हैं और जॉन ड्यूई जो है वो प्रैग्मेटिज्म से। आंसर आपका जॉन ड्यूई रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं, प्रोग्रेसिविज्म में, फिक्स नहीं है चीजें, ठीक है। बट कहीं ना कहीं टीचर एक गाइड और फिलोसोफर का भी काम करेगा और उसके साथ साथ सोसाइटी को भी इंक्लूड किया गया है। ये तो सोसाइटी को ही एक्सक्लूड करने को कहते हैं रूसो तो। 3 language formula was devised by easiest question ever, Mudaliar Commission, UGC, CABE, राधाकृष्णन कमीशन। देखो टेक्निकली तो इसका आंसर 3 language formula की जब हम बात करेंगे तो कोठारी कमीशन आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो मुदालियर के साथ हम जा रहे हैं। पर क्यों जा रहे हैं मुदालियर के साथ? 3 language formula was devised by, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही बात की थी, पर वहां अप्रूव हो गया था। ये है कि कोठारी कमीशन के बाद फर्स्ट पॉलिसी में ये बात बोल दी गई थी कि 3 language फॉर्मूला जो है वो अप्रूव करने की कोशिश की जाए, मतलब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। बट चलो ठीक है, राधाकृष्णन तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड थे, ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। हम मुदालियर कमीशन के साथ जाएंगे अगर इसमें से हमें जाना ही है तो। By education, I mean all round drawing out of best in child and man, body, mind, spirit. Easiest question, सबको पता है, जहां पे भी बॉडी, माइंड और स्पिरिट की बात आ जाए, एजुकेशन की बात आ जाए, तो महात्मा गांधी है। ऑर्थोडॉक्स अथॉरिटी एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ, तो ऑर्थोडॉक्स अथॉरिटी यानी आप कौन सी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं? गॉड एग्जिस्ट करता है, प्लेजर या हैप्पी लाइफ, गुड कंडक्ट, रिलीजन। सो गॉड की एग्जिस्टेंस वालों को बोलते हैं ना ऑर्थोडॉक्स। हमने ऑर्थोडॉक्स और जो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी भी पढ़े हैं, ओके। इन 4 noble truths ऑफ बुद्धा, वन ऑफ द ट्रूथ इज, तो इग्नोरेंस ऑफ ट्रूथ एंड विल, सेसेशन ऑफ सफरिंग, प्लेजर एंड हैप्पी लाइफ, नोइंग स्पिरिट एंड रिलीजन। तो सेसेशन, सफरिंग, सेसेशन ऑफ सफरिंग, 4 नोबल ट्रूथ हैं, हमने पढ़ रखे हैं, आई होप आपको याद होंगे, ओके। टुडेज रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? साबरमती आश्रम पे, सेवाग्राम पे, गुरुकुल पे या फिर शांति निकेतन। तो पुराने जमाने में क्या होता था? गुरुकुल होते थे, उसके बेसिस पे आज हम रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर? टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्लासरूम डिसिप्लिन, सब्जेक्ट ही इज टीचिंग, स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्योंकि आई थिंक ये वाले का मेरे पास वो नहीं था भाई, 2016 का जो पेपर है ना, इसका आंसर की नहीं है हमारे पास इसकी। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है विद लॉजिक, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर? तो टीचर के लिए देखो स्टूडेंट भी जरूरी है और वो जो पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट भी जरूरी है। देखा जाए तो सारी चीजें जरूरी है, टाइम भी जरूरी है कि कितने टाइम में उसको पढ़ाना है। बट इनमें से देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये दोनों ही नजर आते हैं कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है और स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो इसमें भी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो हम सेकंड पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो वो पढ़ा रहा है उसके ऊपर, क्योंकि अगर उसको वो ही नहीं आता होगा तो स्टूडेंट या कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी, ओके। तो सेकंड जो है वो आंसर सही होना चाहिए। बाकी सेकंड और थर्ड दोनों में से अगर दे भी दिया तो हम उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फैक्चुअल ऑप्शन नहीं होगा कि कहीं लिखा हुआ हो ये। इन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा द पाथ टू लिबरेशन कंसिस्ट ऑफ, 8 fold पाथ है, 4 fold पाथ है, 2 fold है, 10 fold है। तो 4 तो नोबल ट्रूथ है जी उनके, 8 fold पाथ है, ठीक है। चौथे में ये बोलते हैं कि लिबरेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ये अष्टमार्ग, सो 8 fold पाथ। अल्टीमेट एम ऑफ बुद्धा की फिलोसफी, निर्वाणा अटेन करना, कर्मा, रीबर्थ, पाथ ऑफ लिबरेशन। सो ये वर्ड हम निर्वाणा वर्ड ही बुद्धा की फिलोसफी में यूज करते हैं, तो निर्वाणा विल बी द आंसर, ओके। Rousseau advocated that there are 3 sources of education, mainly nature, men and things, whereas Rousseau preferred mostly। तो रूसो किसको प्रेफर करते हैं? ऑब्वियसली नेचर को प्रेफर करते हैं, ऑब्वियस क्वेश्चन है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन आर टीचिंग मेथड्स रिलेटेड टू, यानी आप अपने आप से ही सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। आइडियलिज्म फॉर श्योर नहीं है, रियलिज्म नहीं है बचा। नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म सिर्फ सेल्फ पे फोकस करता है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। सो नेचुरलिज्म जो है वो बेस्ट आंसर यहाँ से निकल के आता है, ओके। तो मेरे पास इनका वो नहीं है, क्या बोलते हैं,
अच्छा ये आंसर देखो 30 के बाद 28 आ रहा है, दैट मीन्स ये मैंने अरेंज करने के लिए ऊपर नीचे कर दिए होंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इसमें 120 के 120। दूसरा इसकी आंसर की नहीं है, मैं वापस से बता रही हूँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, कवरिंग द होल सिलेबस या कोर्स प्रिस्क्राइब्ड इन सब्जेक्ट, कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स्ड व्हाइल टीचिंग। तो देखो कोर्स वाला और मोटिवेशन वाला तो फॉर श्योर नहीं आएगा, ठीक है। सो स्किल, स्किल की बात हो रही है, स्किल है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपने साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट पढ़ी हो और आप बच्चे को अच्छे से समझ पाए, सो ये जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर आपने बच्चे को समझ लिया तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड रख लोगे उसको, ओके। द एसेंशियल रोल ऑफ टीचर इन अ क्लासरूम इज टू गिव इंफॉर्मेशन, मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, डेवलप लर्निंग कॉम्पिटेंसीज या प्रिपेयर देम फॉर राइटिंग आंसर। तो ऑब्वियसली आंसर लिखने के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, ना ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन या कॉम्पिटेंसीज, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना, कि आप उसको कॉम्पिटेंट बना रहे हो, उसमें चीजें डेवलप कर रहे हो, उसको आती हैं चीजें, वो है, ओके। तो थर्ड आंसर। The word sociology first appeared in one of the volumes entitled Course de Philosophy Positive, written by, तो ये किसने लिखी? एक तो ये कोर्स, ये एंटाइटल याद रख लो, टाइटल हो सकता है टाइटल ही पूछ लें अगली बार, ओके। सो किसने लिखी है? ये सोशियोलॉजी है जी, सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी होता तो जॉर्ज पाइने आ जाता, वरना ऑगस्ट कॉम्टे है, राइट ना, थर्ड, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मीन्स, तो ये हमने देख लिया है, ये इसमें जॉर्ज पाइने एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर भी बोले जाते हैं, और सिर्फ सोशियोलॉजी के फादर पूछा जाए तो ऑगस्ट कॉम्टे, ओके। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मीन्स इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरीज, पर्सपेक्टिव्स, then application of research methods of analysis of education processes and practices. It is the study of how public institutions, नहीं institutions आएगा भाई, institutions and individuals experiences affect education and its outcome। तो सारे ही हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, तो ये सारी चीजें आ गई, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। A German sociologist F. Tony has talked of two major type of social group। ये कौन से हैं? ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेट के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखना है। डाइट, ट्राइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन जेमिनी शेफ्ट और आपका जेशल शॉर्ट, ओके। तो यही आंसर है जी आपका। कम्युनिटी और सोसाइटी की बात करते हैं ये, जेमिनी शाफ्ट, ठीक है, एंड जेशल शाफ्ट, ये सोसाइटी और ये कम्युनिटी। तो ये दो ग्रुप, दो सोशल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं इसको, ओके। पीपल अपोज सोशल चेंज बिकॉज डिजायरेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी, हाँ वो स्टेबल रहना चाह रहे हैं, इग्नोर करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं चेंज हो, ठीक है। इनएडिक्वेसी ऑफ इन्वेंशन, सो एडिक्वेट नहीं है जो चीज जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। Which of the following statement is not true about modernization according to Kothari Education Commission? So Kothari Commission के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडर्नाइजेशन नहीं है? ट्रू नहीं है ऑब्वियसली। इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन बट अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द एडवांस्ड कंट्रीज। Material prosperity is to be obtained for utilization of science and technology, adoption of modern science and technology in emerging pattern, acquisition of superficial traits। तो superficial traits को acquire करना या फिर adopt करना modern science और technology, या फिर material prosperity जो है आप किसके लिए कर रहे हो? फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्रीज। आंसर क्या रहेगा? आंसर फोर्थ रहेगा जी। सुपरफिशियल ट्रेड्स की जो एक्विजिशन है उसकी जब हम बात करते हैं तो दैट इज नॉट ट्रू फॉर मॉडर्नाइजेशन, ओके। बाकी चीजें ठीक है, इमिटेशन का प्रोसेस नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो बाकी लोगों के साथ कि आपको भी ऐसा बनना है, इतने बड़े लेवल तक जाना है। ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, या फिर ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन बिहेवियर की बात आ रही है तो ऑल ऑफ दीज में आ गया, क्योंकि देखो टेक्निकली आप ह्यूमन बिहेवियर या बिहेवियर सुनते ही आप जो है साइकोलॉजिकल पे भी जा सकते हो, बट ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन कौन करता है? सारे ही फैक्टर्स करते हैं ना। आपके बायोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करेंगे, जो बायोलॉजिकली बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे, सोशल फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे, तो सारे फैक्टर्स जो है वो ऑल ऑफ दीज में आ जाएंगे। Education is A or N interpretation of society, education is subsystem, modification of whole system, या फिर all of these। So education क्या है जी? सब कुछ है, ठीक है। education is everything।
Educational sociology contributes to the formulation of educational aims, to the development of curriculum, to the establishment of school discipline. So education से related बात हो रही है again all of these. Okay, so all of these जो है वो आपका सही आंसर है. फंक्शन ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट. एजुकेशन का क्या फंक्शन है सोशियोलॉजी के हिसाब से? एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल है या सब है? तो अगेन सब है. ठीक है, एसिमुलेट भी करना, प्रिजर्व करके भी रखना, नए सोशल पैटर्न भी डेवलप करना, चीज़ों को क्रिएटिवली कंस्ट्रक्ट भी करना, तो ये सारे काम एजुकेशन के अंदर आ जाएंगे. In their innumerable speeches and writings, who among the following leaders and reformers of our society strongly advocated the use of education as the most important single instrument and medium for bringing about changes in our society? तो किसने ये बातें की हैं कि आप बड़े लेवल पे वो लीडर्स और रिफॉर्मर्स जिनको आप जानते हो? ठीक है, इंडियन सोसाइटी में बात हो रही है मोस्ट इंपॉर्टेंटली. सो जॉन ड्यूई, विलियम मार्शर, एलिन कुनी, देन यूपी सिंह, डीएस कोठारी, प्रोफेसर जी राम रेड्डी, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड अदर्स. आप नाम देख के ही देखिए ना, इंडियन नेम कहाँ है, हमारी सोसाइटी की बात कहाँ हो रही है? थर्ड में हो रही है. ठीक है, सारे के सारे नाम जो है वो हमने सुने हुए हैं, सारे के सारे लोगों के बारे में हम जानते हैं कि वो लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं. सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप, प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज इन पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल बिल्डिंग और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव. तो आंसर सेकंड जो है वो फिट बैठेगा जी. सोशलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में हम बात करें तो लाइफ टाइम प्रोसेस है. ठीक है, सीखता भी है, इंटरनलाइज भी करता है, फिर चीज़ों को छोड़ भी देता है. तो वो है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें आप वैल्यूज़ को पर्सनालिटी में इनकलकेट करने की कोशिश करते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, रॉक एंड माउंटेन. साफ साफ पता चल रहा है, पहाड़ थोड़ी ना होंगे. फैमिली, स्कूल और पीयर ग्रुप, तो ठीक है, तो आंसर फोर्थ हो गया. Which one of the following is not the specific function of family as a social institution? So specific function क्या है? Biological function, educational function, affection function या फिर एंटी सोशल ट्रेनिंग. कौन सी फैमिली एंटी सोशल ट्रेनिंग देती है? ऑब्वियस है ना, नाम से पढ़ के ही पता चल रहा है. या फिर नहीं आता होगा, जैसे ये AITA. So stands for All India Teacher Association, All India Technical Associates, Asian Indian Teacher Association, African Indo Teachers Association. क्या रहेगा इसमें? तो आंसर आपका फर्स्ट होगा जी, All India Teachers Association है ये. A teacher is expected not to, तो क्या टीचर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता? So teacher is expected not to uphold the tradition and norm of the society and indulges the attitude and moral values cherished by the society. Judge the academic of student, indulge in malpractices, and then play the role of friend, philosopher and guide with the student. So obviously teacher is expected to play the role, ये ठीक है. टीचर इज एक्सपेक्टेड नॉट टू इंडल्ज इन माल प्रैक्टिसेस. ठीक है, जज तो वो करेगा ही और वो अपहोल्ड भी करेगा, ट्रेडिशन को सिखाएगा बच्चों को. तो थर्ड जो है वो चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती टीचर से. ऑन स्ट्रगल एंड अर्नस्ट effort when a person achieves vertical and horizontal mobility in his life, it is called. So struggle और earns मतलब आपके एफर्ट के बाद जब एक इंसान वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी अपनी लाइफ में अचीव करता है, तो ये क्या है? ग्रुप कहाँ है? एक इंसान की बात हो रही है. जॉब मोबिलिटी, इंडिविजुअल मोबिलिटी या स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी? तो ये इंडिविजुअल है जी. इंडिविजुअल में दोनों चीजें आ गई, चाहे जॉब हो, स्पॉन्सर्ड हो, वट एवर इट इज, बट इंडिविजुअल है, ग्रुप नहीं है. ओके. Westernization, industrialization, urbanization, Sanskritization. So processes of social change which emphasizes the development of town and cities. Process of building up, establishing industries. So industrialization sounds better. It is a prices by which a Hindu caste or tribe or other group changes its, ये प्रोसेस भाई, प्राइसेस नहीं, प्रोसेस. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें हिंदू कास्ट, ट्राइब या अदर ग्रुप चेंजेस इट्स कस्टम्स, रिचुअल्स, थियोलॉजी एंड वेज ऑफ लाइफ इन डायरेक्शन टू हाई कास्ट. संस्कृताइजेशन कई बार बताया हुआ है. ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन इन सोशल स्पेस, सोशल सिग्निफिकेंस, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल. सो वो तो हायरार्की वाइज आ गया, तो ये तो नहीं साउंड कर रहा है यहाँ पे चेंज. तो देन अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज बाय विच कल्चर, ट्रेडिशन जो अफेक्टेड हैं, तो किससे? ट्रेडिशनल इंडियन
कल्चर जो है इट्स लाइक वेस्टर्न आउटफिट्स या वेस्टर्न चीज़ों से, वेस्टर्न वैल्यूज से हम अफेक्ट हो रहे हैं, सो ये वेस्टर्नाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये बचा टाउन और सिटी वाला, ये अर्बनाइजेशन हो गया। सो 5 2 1 और 4 तो कहीं नहीं आ रहा, 5 2 1 3, राइट, फर्स्ट आंसर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन पॉलिटिकल पावर बेसिस, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस सेक्शंस एंड ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रैंक एंड प्रेस्टीज, डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन बेस पे नहीं होता, पॉलिटिकल पावर के बेस पे भी एज सच नहीं होता, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, रैंक और प्रेस्टीज। Cyclical theories of social change focuses on political support for development. राइज एंड फॉल, साइक्लिकल है ना, तो राइज एंड फॉल पे फोकस करेगा ना, पढ़ते ही पता चल रहा है। राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर एंड अकाउंट फॉर दीज पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डीके, एस्टैब्लिशिंग प्रोसेस एट वर्क इन सोशल सिस्टम, कल्चरल पैटर्न इन कंट्रोलिंग द स्टेबिलिटी, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा जी, राइज एंड फॉल, साइकिल चल रही है पूरी। ओके, which of the following is not the characteristic of Indian culture? तो इंडियन कल्चर में ट्रूथ के ऊपर फोकस है, नॉन वायलेंस पे फोकस है, सर्विस टू मैनकाइंड कंसीडर्ड सर्विस टू गॉड, ठीक है, टॉलरेंस और म्यूचुअलिटी है, ट्राइफल्स बिहेवियर, ये नहीं होगा जी। सो फोर्थ जो है वो इंडियन कल्चर नहीं माना जाता। कल्चरल एंड सोशल लैग मीन्स, तो मटेरियल चेंज, सोशल या कल्चरल चेंज, रैपिड ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, या सेटबैक इन द प्रोसेस ऑफ कल्चरली एंड सोशली, तो सेटबैक, पीछे रह जाना, लैग। ओके, थर्ड आंसर बेटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ चेंज? टेररिज्म फैक्टर, देन आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एक इलेक्शन फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर। तो मेन फैक्टर जिसने बहुत जल्दी चेंज लेके आया है दैट इज टेक्नोलॉजी। ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम पक्का बताया होगा, ठीक है, अब तो मुझे भी याद नहीं है मैंने जेकेपीएससी की क्लासेस में कौन सी क्लासेस ली थी, बट उस टाइम पे तो बहुत अच्छे से करवाया था ना। तो टेक्नोलॉजी मुझे पक्का पता है, मैं हमेशा बताती हूँ कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा चेंज है जो बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी हुआ है और उससे बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। ओके, तो फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा जनरेशनल, जनरेशनल की स्पेलिंग ठीक कर सकते हो आप, जनरेशनल मोबिलिटी। अ रूरल लेबर कम्स टू द सिटी एंड बिकम्स एन इंडस्ट्रियल वर्कर, तो ये तो उसके खुद के इंसान की बात है, हाँ ठीक है। एन इंडिविजुअल गेट्स अ जॉब इन द कंपनी और फर्म ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। A person working as a supervisor in the factory becoming its manager after getting promotion. Due to circumstance of labor market changes may lead to the rise or decline of an occupational group within the social hierarchy. आंसर हो जाएगा थर्ड, जब एक पर्सन सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा था और मैनेजर बन गया, यानी चेंज हुई है, मोबिलिटी हुई है, वर्टिकल मोबिलिटी, और इंट्रा जनरेशनल है, खुद की ही जनरेशन में है। ओके, रूरल लेबर शहर जब आ रहा है तो, और बाद में वो इंडस्ट्रियल वर्कर ही तो बन रहा है, मोबिलिटी कहाँ हुई, लेबररी तो था, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हुई ना, ठीक है। अगर उसने अपनी लाइफ में कुछ पहले छोटा काम कर रहा था फिर बड़ा किया, तो वो चीज क्या है, इंट्रा जनरेशनल, ठीक है। अगर आपके फादर फार्मर थे और आप यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर बन गए, वो इंटर जनरेशनल हो गया। ओके, जजमानी सिस्टम इन द वोकैबुलरी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी थ्रू हिज बुक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस की, वॉटसन ने, वाइजर ने, अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा जी। नाम से इतना चल रहा है, देखो अब्दुल कलाम या अम्बेडकर का सोशियोलॉजी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ना ही वॉटसन का है, वॉटसन बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, साइकोलॉजी की। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो बेस्ट सुटेबल है। Which article mentions that right to education is universal human right? तो कौन सा यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात हो रही है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात ही नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली 3 ऑप्शन कट आउट हो गए। एंड बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन की बात यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की तरह, देखो 45 आर्टिकल में नहीं हो रही क्योंकि ये डीपीएसपी है और था बेसिकली, और अब अपना 21A बन चुका है, राइट। देन 26 का ए, इसमें भी मेंशन नहीं है राइट टू एजुकेशन। 29 और 30 वाला भी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो एक ही बचा आपके पास, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 26(1) जो है वो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग हर एक के पास एजुकेशन का राइट है, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एटलीस्ट एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेजेस तक तो फ्री होनी चाहिए, और एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, जो हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 21A में बात करते हैं। ओके, A system in which some individuals are owned by others as their property and they enjoy full control and use violence on the owned people is known as,
तो जो आपने ओन कर लिए हैं उनके ऊपर अब आप जो है वायलेंस फुल कंट्रोल दिखा रहे होते, तो गुलामी वाला काम हो गया ना, स्लेवरी सिस्टम हो गया, ये स्लेव बना लिया है आपने उसको। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ डोमिनेशन ऑफ द कास्ट, तो कास्ट के डोमिनेशन का क्राइटेरिया क्या नहीं है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, तो जो लोग जिस कास्ट के लोग ज्यादा होंगे वो डोमिनेट करेंगे। पॉलिटिकल पावर में जो होगा वो हो सकता है डोमिनेशन। रिचुअल प्योरिटी जो है उस बेसिस पे डोमिनेशन हो सकता है, बट कलर और हाइट जो है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कास्ट के डोमिनेशन का। ओके, तो नाम से मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, बट तो मुझे लग रहा है कि 2016 के हिसाब से थे ये। अब आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप जो है फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल मिक्स भी दे दिया तो आपको आता हो। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस सरोजनी नायडू। ठीक है, दो ही नाम है यहाँ, एक सरोजनी नायडू का है, एक सोनिया गांधी का है। सोनिया गांधी नहीं है। स्वच्छ भारत मूवमेंट या स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी। दलित मूवमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अलीगढ़ में फिर सैयद अहमद खान। 2 4 1 3, 2 4 1 3, डी ऑप्शन सही हो गया। In socialization processes of an individual, family is responsible for giving qualitative and decent pattern of living and expected to satisfy the following need. तो socialization के process में family से क्या expect किया जाता है? Let of the children on their will and wish, अपने हिसाब से चलने दो। Will with giving free hand needs, या फीडिंग क्लोथ शेल्टर मेडिकल रिप्रोडक्शन नीड्स, नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली रोटी कपड़ा मकान रहना खाना, आपको तबीयत खराब है तो ठीक करा देना, और रिप्रोडक्शन नीड्स, तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन कंप्लीट करेगी। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। Who among the following was elected as vice president and also president of India of आएगा ये, ठीक है। सो अब्दुल कलाम, ज्ञानी जेल सिंह, देन जाकिर हुसैन या फिर कृष्णकांत। तो जाकिर हुसैन आंसर है जी, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वो पहले मतलब फर्स्ट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वो प्रेसिडेंट भी रहे, दोनों रहे हैं। Behaviorism had three important characteristics: building blocks of behavior, learned behavior, animal behavior. Unconditioned responses, learned behavior or unconscious behavior. Unlearned behavior, human behavior, conditioned responses. Building blocks of behavior, human behavior और animal behavior. तो देखो बिहेवियरिज्म की बात मेजरली एनिमल बिहेवियर पे इसलिए टिक जाती है क्योंकि हमने एनिमल्स पे ही ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं जब बिहेवियरिज्म की बात आई है। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिहेवियर जो है वो भी इंक्लूडेड रहेगा कि कैसे आप बिहेव करोगे। ओके, अब ये लर्नड और ह्यूमन बिहेवियर में थोड़ा कंफ्यूजन है बिकॉज एवरी ह्यूमन बिहेवियर इज लर्नड, ऐसा बिहेवियरिज्म का मानना है कि आप जो भी बिहेव कर रहे हो वो सीखा हुआ है कहीं ना कहीं से। ओके, सो वो लर्नड होगा। सो देखो फर्स्ट या फोर्थ में से आ सकता है कोई भी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में लर्नड बिहेवियर भी आ गया, अनलर्नड भी आ गया, बट बिहेवियरिज्म लर्नड की बात करता है तो हम फर्स्ट के साथ भी जा सकते हैं, बट अगर फोर्थ दे दिया तो भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट एंड फोर्थ में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा जी। ओके, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो बताइएगा। Gestalt psychologists state that mental experiences depends on the pattern and organization of, तो एज अ होल की बात कर रहे हो ना आप, सो एटम्स को जोड़ जोड़ के ही तो एज अ होल बनेगा, या एलिमेंट्स या आयंस या कंपाउंड, बताइए। मेंटल एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन द पैटर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो सेकेंड की बात करते हैं मेंटल एक्सपीरियंस में। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स, तो खुद के अंदर झांकना बाहर झांकना, क्या मतलब है? लुकिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, लुकिंग विद इन एंड लुकिंग इनवर्ड, लुकिंग अराउंड और ऑल साइड, लुकिंग अदर्स ऑल साइड, अपने अंदर झांकना, विद इन और लुकिंग इनवर्ड जो है वो सही आंसर है। Psychoanalysis is the study of behavior of abnormal individual, insane individual, mental disorder individual या disabled। तो देखो साइको एनालिसिस की बात हो रही है तो इनसेन मेंटल डिसेबल्ड ये सारे के सारे ही अबनॉर्मल में आ जाएंगे पॉइंट। सो हम अबनॉर्मल इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं साइको एनालिसिस। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइको एनालिटिक पेशेंट्स द फर्स्ट स्टेप इज, तो आई थिंक मैंने पीडीएफ में ये आंसर कहीं गड़बड़ ना हो गया हो, सबसे पहले आपका काम होता है रेपो एस्टेब्लिश करना, तो आंसर जो है आपका फोर्थ रहेगा जी। ओके, ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, तो ह्यूमन बिहेवियर को कौन डिटरमाइन करता है? इनडेफिनिट ड्राइव्स, सबकॉन्शियस ड्राइव्स, कॉन्शियस ड्राइव्स या अनकॉन्शियस ड्राइव्स। तो साइको एनालिसिस को लार्जली अनकॉन्शियस ड्राइव्स जो हैं वो लीड करती हैं, वो डिटरमाइन करती हैं।
पर्सनैलिटी टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, पर्शियन या रशियन, कौन से वर्ड से आया है? लैटिन से आया, फिलोसफी वर्ड ग्रीक वर्ड से आया था, ये लैटिन से आया है। ओके, देन वन ऑफ द कैरेक्टर, अच्छा एक और चीज, एक बार मतलब आप मुझे बताना, करिकुलम और सिलेबस ये दोनों वर्ड्स जो है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुए हैं? लेटिन, ग्रीक, पर्शियन, रशियन, यही आपके आंसर है। ओके, बताइएगा इनमें से, ऑप्शंस में से। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इज, तो देखो डेवलपमेंट में टेक्निकली तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके, कि अच्छा ठीक है डेवलपमेंट हुआ है, तो मतलब डेवलपमेंट एक ब्रॉड एस्पेक्ट आ गया जिसमें हम ग्रोथ को मान के ही चलते हैं। तो शेप, साइज, हाइट और वेट, टेक्निकली डायरेक्ट डायरेक्ट तो कौन सा भी नहीं है इसमें से, क्योंकि डेवलपमेंट में हम थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल पे थोड़ा सा अलग तरीके से क्वालिटेटिव वे में जाते हैं, ठीक है, बट बोलते हैं कि हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। सो सबसे बेटर तरीके से इजीली मेजरेबल थिंग जो है वो वेट है। ओके, सो वेट आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए। उसके अलावा इन चारों में से कोई और ऑप्शन हमें समझ आ नहीं रहा है जो डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक हो। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज फेलोकोडल एज वेल एज, मतलब ये कोई पूछने वाली चीज है? प्रोक्सिमो डिस्टल, देखते ही पता चलना चाहिए। ओके, right from the conception, the beginning of life in a mother's womb, the growth and development of human being is influenced by कौन से फैक्टर से? हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, इमोशनल, हम तो सबकी बात करते हैं, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, सारे फैक्टर्स। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? आप मीनिंग, कंडीशनिंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स, या ए एंड बी दोनों। तो जब आप कंडीशनिंग कर रहे होते हो तो जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में भी होता है, दोनों आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग होता तो हम उसमें फिर नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ कनेक्ट की बात कर रहे थे, न्यूट्रल की। ओके, तो आंसर थर्ड हो जाएगा जी अभी के लिए। तो who was mainly responsible for evolution of psychology and who obtained the world's first psychological laboratory in Leipzig? इजीएस्ट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। विलियम वुड, वॉटसन, स्किनर या फिर वुड? तो ऑब्वियसली विलियम जो है वो आंसर रहेगा, वुड, विलियम वुड। क्लासिकल कंडीशनिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय इनवॉलेंट्री बिहेवियर इज, सो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है एक प्रोसेस है जहां पे इनवॉलेंट्री बिहेवियर एलिसिट है, लर्नड है, प्रिडिक्टेड है, या अनलर्नड और इनेट है। तो आंसर आपका लर्नड आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जो इनवॉलेंट्री हो रहा है बिहेवियर, देखो अनलर्नड भी हो सकता है, वो इनेट है क्योंकि सलाइवा आएगा फूड को देख के, लेकिन इनवॉलेंट्री बिहेवियर की हम जब बात कर रहे हैं तो वो लर्नड इसलिए क्योंकि आपके बस में नहीं है, वो कनेक्शनिज्म हो चुका है, वो कनेक्ट हो गई हैं चीजें, राइट। सो लर्नड माना जा रहा है इसमें। People who have an excess of blood are warm, passionate, cheerful, confident, optimistic and have a, तो किस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे है वो आपसे पूछा है। हमने ऑलरेडी ये पर्सनालिटी के टाइप किए हुए हैं, सैंग्विन, मेलनकॉलिक, फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मा से रिलेटेड, ठीक है, देन कोलैरिक। तो ये कौन सा आंसर रहेगा वो बताइए। आंसर आपका सैंग्विन पर्सनालिटी रहेगा। ओके, According to Jung, introverted personality will have the characteristic as more theoretical, detached and aloof, moody, unstable, lean, thin, A and B, या फिर only A but not B. Okay, A रहेगा ना, more theoretically detached, so वो थोड़ा सा डिटैच्ड आपको नजर आएंगे, अलूफ टाइप की पर्सनालिटी नजर आएगी जब इंट्रोवर्ट की बात होती है। ओके, Alpert believed the best way to understand personality was to study an individual and then arrange his unique personality traits into hierarchy. So Alpert के 3 hierarchy में traits पूछे हैं, so cardinal, central और secondary। sensory, cardinal, sensory तो नहीं होता है obviously। फिर अच्छा ये 2 दे रखे हैं ना, इसमें सीक्वेंस में पूछ लिया अब आपसे, ये देखो 2 सेम ही है, सेंट्रल, सेकेंडरी, सेंट्रल और कार्डिनल, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी स्टेट, ठीक है। ओके, 2 आ गए, कोई बात नहीं, एक एक करके बात करते हैं। थॉर्नडाइक्स 3 लॉज ऑफ लर्निंग आर लॉ ऑफ यूज, मिसयूज, डिसयूज, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, रेडीनेस, रिस्पॉन्स, साउंड, नन ऑफ द अबव। देखते ही पता चलने चाहिए ये फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो which one of the following statements is not correct about learning? Learning is modification of behavior through experience. Learning can only be right, not correct पूछा, right हर टाइम थोड़ी ना सही, कई बार गलत भी सीख सकते हो आप। Personality is a product of learning. Learning can be socially desirable और undesirable, ठीक है। तो जब socially desirable, undesirable दोनों हो सकते हैं तो learning सही और गलत दोनों हो सकती है, तो दोनों का ही आंसर बी रहेगा जी।
अच्छा इसका दिया ही नहीं अब तक, चलो इसका बताओ पहले। स्टोरी टेलिंग टेस्ट कम्स अंडर, तो जब आप स्टोरी टेलिंग की बात करते हो तो प्रोजेक्टिव है, नॉन प्रोजेक्टिव है, इन्वेंट्री है या टैट है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो आंसर आपका बी हो जाएगा जी। ये क्या है? स्टोरी टेलिंग लाइक थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंटेड विद पिक्चर्स एंड आस्क्ड टू क्रिएट स्टोरीज, तो ये नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है। टैट भी एक नॉन प्रोजेक्ट, तो नॉन प्रोजेक्टिव एक बड़ा वर्ड हो गया, ठीक है। जब हम दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव, तो स्टोरी टेलिंग नॉन प्रोजेक्टिव में आ जाएगा। इसका आंसर बी ऑलरेडी हमने कर लिया है। मल्टी फैक्टर थियरी इंटेलिजेंस, एंड देन आपका टू फैक्टर थियरी, देन आपका ऑफ इंटेलिजेंस आएगा ये आई थिंक, ठीक है। यूनिफैक्टर थियरी, ग्रुप फैक्टर थियरी। सो ग्रुप टू फैक्टर तो सबको पता है ना, स्पीयरमैन है, राइट। तो इससे आपका एक ऑप्शन तो कट आउट हुआ, चलो ठीक है। देन आपका है थर्स्टन, बिने, स्पीयरमैन, जेस्टाल्ट। सो यूनिफैक्टर थियरी बिने की है, सबसे पहले उन्होंने ही काम किया था, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, यहीं से ही आंसर आ गया फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उल्टा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, नहीं नहीं, थर्ड फोर्थ नहीं, फोर्थ और थर्ड, फोर्थ और आपका ये थर्ड, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर। ओके, तो ये मल्टी फैक्टर और ग्रुप फैक्टर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्रुप फैक्टर थर्स्टन की है, मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक की है। गिलफर्ड्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट कंसिस्ट ऑफ 150 फैक्टर, 110, 120, 100। तो यहाँ पे ज्यादा कितने हैं? 150, या तो 180 होता ऑप्शन में, या 150 हो ऑप्शन में, या 120 हो ऑप्शन में। ओके, मैंने आपको बता रखा है, अगर 180 हो तो उसके साथ जाइए, वो अवेलेबल नहीं है तो 150 ढूंढिए, वो भी अवेलेबल नहीं है तो 120 के साथ जाइए। तो हमारे पास यहाँ पे 150 अवेलेबल है, हम 150 के साथ जाएंगे। गिलफर्ड सजेस्ट दैट द माइंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 डायमेंशंस, तो गिलफर्ड के अकॉर्डिंग कौन से 3 डायमेंशन है? सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 काइंड ऑफ मटेरियल, तो कंटेंट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, वो आपसे पूछा है। कंटेंट किस किस तरीके का रहेगा? फिगरल, इवेल्युएशन, क्लास, रिलेशन, कोग्निशन, मेमोरी, फिगरल, बिहेवियरल, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। दिस विल बी द आंसर। ओके, ट्रोमा इज ए और एन, तो ट्रोमा क्या है? ट्रोमा मेंटल रिटार्डेशन है, फिजिकल रिटार्डेशन है, इमोशनल डिसऑर्डर है, या फिर नन ऑफ द अबव। ट्रोमा इमोशंस से रिलेटेड है, इमोशनल डिसऑर्डर है। ओके, फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फादर छोड़ो, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात ही किसने की? थियरी किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने। ओके, तो सी आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइंस ऑफ सोल, माइंड, साइंस ऑफ बिहेवियर, कॉन्शियंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, पहले हम बोलते थे कि सोल, साइंस ऑफ सोल को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, फिर इवॉल्व होते होते हम साइंस ऑफ माइंड पे आ गए, देन बिहेवियर पे आ गए, तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही आंसर रहेगा जी। ओके, a student who continuously fights with other student, never pays attention in class, never cares to do the homework is the result of, so ये बिहेवियर प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, सोल प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है ना, ये बिहेवियर में इशू आ रहा है आपके पास, तो बिहेवियर प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट विदाउट थियरी इज ब्लाइंड, थियरी विदाउट एक्सपेरिमेंट इज लेम, ये बात किसने बोली है? सो बिलीव्ड बाय कैटल, एलपोर्ट, GW एलपोर्ट लिख लो, PPORT, एलपोर्ट, देन क्रेट्समैन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है जी, कांट ने बोली है ये बात, कांत, KANT। ओके, उन्होंने बोली है ये बात। हु वॉज द फादर फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थियरी? सुपर ईगो, अरे ईगो सुपर ईगो मतलब कोई पूछने वाली बात है, देखते ही समझ आ जाना चाहिए, फ्लूइड है। According to Sheldon, endomorphic person has big viscera, more fat but weak muscles and bones. A mesomorphic person has strong muscles and bones, whereas an ectomorphic person all these parts of body are. तो ectomorphic में ये तीनों क्या हैं? Strong है, weak है, only muscles are strong, bones are weak, या फिर none of the above। तो weak है जी ये, ectomorphic में ये तीनों weak है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का क्या मतलब है? इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ लॉन्ग रिसर्च, शॉर्ट टर्म रिसर्च, इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम और सेम बॉडी ऑफ फिनोमिना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये बेटर है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लॉन्ग या शॉर्ट रिसर्च नहीं बोलते हम, वो मैंने आपको याद करने का तरीका बता रखा है कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो स्टडी लंबी चल रही है, दैट मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है आप सेम पर्सन से डाटा कलेक्ट कर रहे हो। The individuals are selected from different stages by constituting sampling. तो इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेज से आप क्या कर रहे हो? सैम्पलिंग जो है वो इकट्ठी कर रहे हो, मल्टी स्टेज हो गई ना।
अलग अलग स्टेज ही बोल दिया जब इन्होंने, तो मल्टी स्टेज हो गई, क्योंकि रैंडम नॉन रैंडम तो बोला ही नहीं है। नॉन रैंडम बोला होता तो हम सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड का सोच, स्ट्रेटिफाइड या उसका सोचते रैंडम का, ठीक है। ओके, क्योंकि ये तीनों तो वैसे भी अपने किसके टाइप्स हो गए, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और आपका सिस्टमैटिक, ये तो रैंडम सैम्पलिंग के ही टाइप्स हैं। प्रोबेबिलिटी, आई कुड लिव विदाउट माई मोबाइल फोन, ये पहली स्टेटमेंट है। रिस्पॉन्स में है स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, कांट से, अग्री, स्ट्रांगली अग्री, मतलब डिसअग्री अग्री। सो ये लिकर्ट स्केल पे दे रखा है। द अबव स्टेटमेंट, रिस्पॉन्स इज द पार्ट ऑफ विच टूल, तो रेटिंग है, रेट आप रेट कर रहे हो आप, रेटिंग स्केल है लिकर्ट स्केल, ओके। सैम्पलिंग एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ways, 3 ways, 4 ways एंड कैन नॉट बी क्लासिफाइड। तो जब सैम्पलिंग एरर होती है तो आपको नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, 4 टाइप से आप निकाल सकते हो, रैंडम सैम्पलिंग एरर, कवरेज एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर या फिर मेजरमेंट एरर, ओके। तो ये 4 टाइप्स हैं जी, 4 ही है ना, सी आंसर 4। Null hypothesis is a type of hypothesis which involves types of error. So null hypothesis की बात जब हम करते हैं तो 2 टाइप की एरर की बात करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, दैट्स इट, ओके। This research is usually carried on in laboratory, sometimes with animals. तो ये बेसिक रिसर्च हो गया या एक्सपेरिमेंटल, बेसिक या एक्सपेरिमेंटल, अप्लाइड एक्शन बेसिक या एक्सपेरिमेंटल, क्या रहेगा आंसर आपका, बेसिक रहेगा जी, ओके। क्योंकि यूजुअली टाइप ऑफ रिसर्च में हम 3 की बात करते हैं, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन। ये रिसर्च की टाइप हो जाएगी, अप्रोच में जाएगा बेसिकली। देन है टूल यूज्ड व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड इज, तो जब एजुकेटेड हैं तब आप ओपिनियनियर, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल, किस चीज का कौन सा टूल यूज करेंगे, तो क्वेश्चनियर जिसमें क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर। डू कॉलेज टीचर्स दीज डेज रीड मोर इंग्लिश हिंदी बुक्स, किस तरीके का एग्जाम्पल है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट है। देखो इनडायरेक्ट डायरेक्ट का तो चक्कर नहीं है, यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है कि क्या कॉलेज के जो टीचर्स हैं आजकल ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं इंग्लिश की या हिंदी की, ठीक है। सो अब इसके अंदर इंग्लिश हिंदी बुक्स, तो आपको बताना है कि किस तरीके का क्वेश्चन है। सो ये ओपन एंडेड ज्यादा है, आप ये थोड़ा ना सिर्फ हाँ या ना, ठीक है। तो मोर पूछा है कि मोर इंग्लिश हिंदी बुक्स क्या कैसा है, सो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जी, ओके। Studying everyday life events as experienced and understood by participants is an important characteristic of participant observation, systematic, open या फिर structured observation. So आप जब everyday life event को study कर रहे हो वो भी experience की तरह, तो obviously आप participate कर रहे हो ना, that means वहाँ, so participant observation आंसर हो जाएगा। A research method for investigating problems in which the content of communication serve as a basis of inference. So content, कम्युनिकेशन का जो कंटेंट है वो इन्फ्रेंस की तरह काम करेगा, दैट मीन्स यू विल डू कंटेंट एनालिसिस, ओके। सो कंटेंट एनालिसिस सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथड जो कि कम्युनिकेशन कंटेंट को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। अब इस कम्युनिकेशन कंटेंट में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज कुछ भी हो सकता है, ओके। देन है जी, अकॉर्डिंग टू थॉमस हेनरी विच मेथड इज नथिंग बट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, तो कौन सा मेथड जो वो नॉर्मल वर्किंग है ह्यूमन माइंड की। एक्सपेरिमेंटल, साइंटिफिक, एक्शन, रेप्लिकेशन, तो साइंटिफिक रिसर्च को बोलते हैं जी, ठीक है। हेक्सली जो है, हेक्सली का कोट जो है वो एम्फेसाइज करता है साइंटिफिक मेथड इज नॉट सेपरेट और आर्टिफिशियल प्रोसेस बट रादर द वे ऑफ थॉमस हेनरी या हेक्सली, आई थिंक सही है ये, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि हेक्सली और थॉमस हेनरी अलग अलग है क्या, आंसर इसका यही रहेगा साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक मान के चलते हैं हम। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, बताइएगा मुझे, ठीक है, ये वाले में आप हेल्प करो बताना, 101 में, ओके। 102, who defines scientific research as systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among natural. सो किसने जो है वो साइंटिफिक रिसर्च को सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड वे में बोला है, सो ये कर्लिंगर, मैकग्रॉथ, पीएचएल, पॉल लेडी, तो ये आपका कर्लिंगर आंसर हो जाएगा, उन्होंने दी है जी ये स्टेटमेंट। इंपेरिकल रिसर्च, लाइब्रेरी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, सोशल रिसर्च, आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर भी कुछ तो गड़बड़ गया हुआ था पीडीएफ में, प्लीज यहाँ से रीचेक करना, ठीक है। इंपेरिकल रिसर्च जो क्या करेगी, इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट एंड इंटरेक्शन विद पीपल, ठीक है। लाइब्रेरी रिसर्च इज डन इन लाइब्रेरी सिचुएशन,
हिस्टोरिकल रिसर्च इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सोशल रिसर्च जो है वो आपका फोकस देखो, क्योंकि पांचवा ऑप्शन जो है वो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है पांचवा, सो पांचवा ऑटोमेटिकली आउट हो गया, तो ये थर्ड पे जाएंगे हम, तो 2 4 1 3 फर्स्ट आंसर रहेगा। आई थिंक सेकंड बोल रखा था मैंने पीडीएफ में जब जिन बच्चों ने ली हो, please correct it. The research that aims at describing the things, events, and phenomena under investigation and focuses on knowing and describing things related to the present rather than the past is known as. तो related to present rather than past, experimental, descriptive, present की बात हो रही है ना तो descriptive. Okay? 105th question. Educational research will improve when administrators and teachers learn, student या teachers learn, researcher and respondents learn, teachers and researchers learn. So educational research में अगर teachers और researchers सीख लेंगे तो ये चीज़ें और better improve होंगी. ओके, तो आई थिंक डी जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि आंसर की आई थिंक है नहीं तो गड़बड़ है, ये पता नहीं है आंसर हमें, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी रहेगा जी. In a research variable is also called. So देखो रिसर्च में वेरिएबल को क्या बोलते हैं, वेरिएबल तो सारे ही तरीके का होता है. अगर मैं यहाँ कोमा लगा के इस क्वेश्चन को पढ़ूँ तो रिसर्च में वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरिएबल को तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों ही बोलते हैं, ठीक है. बट अगर मैं बोलूँ रिसर्च वेरिएबल को क्या बोलते हैं, तो रिसर्च वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं. ओके. वेरिएबल दैट आर मेजर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट्स आर, तो जो मेजर किए जाते हैं वो डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट के को चेंज करोगे और डिपेंडेंट को मेजर करोगे. ओके. द हाइपोथेसिस विच इज टिपिकली स्टेटेड यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप, ये कौन सी हाइपोथेसिस है, तो नल हाइपोथेसिस है जी ये, जिसमें हम बात करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस या देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल 1 and 2. ओके. और नल हाइपोथेसिस को ही हमेशा टेस्ट किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है. जब भी पूछा जाए कि ऑन विच हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, सो नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज अंडर टेस्ट, तो हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि उसको रिजेक्ट करें या ना करें. ओके. द फॉलोइंग स्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. सो डायरेक्शन जो है वो नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल. डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. ओके. फॉलोइंग हाइपोथेसिस आना चाहिए यहाँ फिर, ठीक है. हाइपोथेसिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, तो सैंपल का क्या एडवांटेज है, यूज ऑफ सैंपल इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, बात तो ठीक है. इट टेक्स मोर टाइम टू इंटरेक्ट विद लिमिटेड नंबर और पार्टिसिपेंट ऑफ सैंपल, नहीं ये तो एडवांटेज नहीं होगा. लिमिटेड कहाँ, मतलब लिमिटेड लगता है, ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, लिमिटेड लोगों के साथ लिमिटेड टाइम लगेगा, ना कि ज्यादा. हाईली एक्सपेंसिव है, नहीं एक्सपेंसिव तो तब होता जब हम सारी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करते. रिसर्चर कैन कीप अ हाई प्रोफाइल, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट हो जाएगा कि होल पॉपुलेशन से जब आप कलेक्ट करोगे तो आपको ज़्यादा खर्चा आएगा, सैंपल से सिलेक्ट डाटा कलेक्ट करोगे तो वो इकोनॉमिकल होगा, अफोर्डेबल होगा. मोस्ट पॉपुलर टेक्निक दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल विद अदर, तो ये कौन सा है, कोफिशिएंट कोरिलेशन, को एफिशिएंट बोला इन्होंने. देन है सिंपल कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट या फिर कोरिलेटेड वेरिएबल. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट है जी, यूजुअली पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो ज्यादा फेमस है. ओके. ईच एंगल और स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स परसेंटेज ऑफ होल, यानी ये देखो ये होता है ना, ईच एंगल और स्लाइस इज प्रोपोर्शन is its percentage of whole and it should be labeled with its description and percentage of whole. So ये क्या हो गया, ये पाई चार्ट बोलते हैं हम इसको. ओके, पाई चार्ट. The value that occurs most often in a central tendency, the value that mode, ठीक है, जो frequently आती है, बार बार आती है, तो mode हो गया जी, ठीक है. The distance between smallest and largest value of frequency distribution, standard deviation, रैंक कोरिलेशन, रेंज या वेरिएंस, तो रेंज. हाईएस्ट में से या लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर दो तो रेंज आ गया. ओके. नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, तो नॉर्मल कर्व असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया ये वाला क्वेश्चन, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड, ठीक है. तो सिमेट्रिकल नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो आंसर फर्स्ट हो गया. वैसे तो क्योंकि स्टैंडर्डाइज भी ये होता है, बट फर्स्ट के साथ हम जा सकते हैं क्योंकि नॉर्मल कर्व को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं. ओके. क्योंकि बाकी तीनों तो कैरेक्टरिस्टिक हैं ही इसकी कि बेल शेप्ड होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, सिमेट्रिकल होगा. ओके. तो मोस्ट फॉर्मल आंसर आप ए को मान सकते हो.
एजुकेशनल रिसर्च का मतलब क्या है? इट हेल्प्स एजुकेटर्स एंड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड और इश्यूज थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज. इट कैन असिस्ट एजुकेटर्स इन इम्प्रूविंग या इम्पोजिंग इम्प्रूविंग आएगा भाई, इम्प्रूविंग प्रैक्टिस, PROVING. It provides valuable conceptual writing and presenting skills for students. तो educational research का मतलब है सब कुछ, all of the above. Hypothesis must meet the following criteria. It must accurately reflect the relevant sociological fact. It must not be in contradiction with approved relevant statement of other scientific disciplines A and B. So hypothesis कौन से criteria को meet करे? तो accurately reflect the relevant sociological fact, must not be in contradiction with approved relevant statement जो scientific basis पे है. तो ठीक है इन दोनों statement, ठीक है. तो ये दोनों क्राइटेरिया रहेंगे कि रेलेवेंट भी हो चीज और अप्रूव्ड जो ऑलरेडी रेलेवेंट स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट जाके आप नहीं बनाओगे हाइपोथेसिस की जो ऑलरेडी सही प्रूव कर रखी है साइंटिफिकली. Data coding is translating answers into numerical values, which is done by using codebook, barcode, code sheet, and a computer. A and C only. So data coding is translating answers into numerical values. तो ये आप कैसे करते हो? ये आप A और C के थ्रू codebook, code sheet, code computer की हेल्प से. Questionnaire is used as a tool when very large samples are desired. Cost has to be kept high. नहीं हाई कहाँ, लो रखनी होती है तब हम questionnaire यूज करते हैं. Large groups which are likely to have high responses rates are specified और moderate response rate is considered. सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट रिस्पॉन्स रेट इज कंसीडर्ड सेट. हाँ तो मॉडरेट अगर रिस्पॉन्स रेट दिया है तो हम उससे सेटिस्फाइड सा फील करते हैं जब क्वेश्चन को टूल की तरह यूज करते हैं. वेरी लार्ज सैंपल रिक्वायर होते हैं तो हम इसको करते हैं. लार्ज ग्रुप्स विच आर लाइकली टू हैव हाई रिस्पॉन्स रेट्स आर स्पेसिफाइड. ठीक है जी. दूसरी स्टेटमेंट गलत है. जब लो रखनी हो कॉस्ट उस टाइम पे हम यूज करते हैं इसको, ना कि हाई. Okay, last question for today. The correct order of 6 steps in the process of educational research is. Specify. अब अच्छा सीक्वेंस बताना है. पहले तो आइडेंटिफाई करोगे ना. अगर आप इतना भी ध्यान रखो कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे पहले, वहीं से आंसर आ गया. पहले आइडेंटिफाई करो, फिर लिटरेचर रिव्यू किया, फिर आपने स्पेसिफाई किया पर्पस और रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस बनाई. देन आप जो है उसको क्या करोगे? डाटा कलेक्ट करोगे. डाटा कलेक्शन के बाद एनालाइज करोगे, फिर जाके रिपोर्ट करोगे. आंसर आपका बी हो जाएगा. ओके, सो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर है. पॉसिबिलिटी है ऐसा भी आ जाए. अगेन बोलूंगी कि आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझो लेकिन फैक्चुअल को ध्यान में रखो. हो सकता है फैक्चुअल पेपर आ जाए या मोस्टली फैक्चुअल आ जाए. तो नैया डूबनी नहीं चाहिए. आपको सारी फैक्ट्स जो है वो याद होने चाहिए. मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी करवा रखी हैं आपको. इस टाइम पे तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी आप लोगों के लिए. सो आप क्वेश्चंस जो है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा. और क्वेश्चंस में मैं जो ऑलरेडी PYQs आए हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ. अलग अलग एग्जाम में कोई मॉक टेस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling. Subscribe to Inculcate Learning. All the best. JKPSC वाले बच्चों को all the best जी. एग्जाम के लिए अच्छा करके आना है, ठीक है. फिर आके रिव्यू देना कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू वेरी सून विद योर एग्जाम रिव्यू कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ. लाइव के साथ मिलेंगे. ओके, टेक केयर.